हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश साक एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एसएससी 10+2 स्पेशल सीरीज के अंतर्गत छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों का अध्ययन में करवाऊंगा, विकल्प बार अध्ययन में करूँगा। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो सभी प्रश्नों की व्याख्या नोट बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला प्रश्न। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टूडेंट्स, इस पुस्तक का पूरा नाम है विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। ये किताब का पूरा नाम है। तो इससे क्लियर होता है इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। स्टूडेंट्स, विंग्स ऑफ फायर के बारे में मैं बता दूं, यह पुस्तक 1999 में अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। मूल रूप से ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन अभी तक ये 13 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और साथ ही इसके लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं और इसके एक सह लेखक और हैं जिनका नाम है अरुण तिवारी। अरुण तिवारी इस पुस्तक के सह लेखक हैं। इस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम के बारे में बचपन से लेकर 1999 तक की जानकारी दी गई है। निम्न में से कौन शासक मुगल वंश का नहीं है? स्टूडेंट, जहांदार शाह जो है 1712 से 1713 तक मुगल वंश का शासक रहा, जो बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी था। अर्थात जहांदार शाह ये मुगल वंश का है और इसे इतिहास में लंपट मूर्ख कहा गया है। लंपट मूर्ख की संज्ञा से प्रदान की गई है। जहांदार शाह का उत्तराधिकारी जो हुआ है वो फर्रुखासियर हुआ है। इसका जो कार्यकाल है 1713 से 1719 तक ये मुगल बादशाह रहा है। इसे इतिहास में घृणित कायर की संज्ञा दी गई है। घृणित कायर अर्थात फर्रुखासियर भी मुगल बादशाह रहा है, मुगल वंश का शासक रहा है। इसके बाद जो है मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला 1719 से 1748 तक मुगल बादशाह रहा है, मुगल साम्राज्य गद्दी पर बैठा है। ये रंगीला नाम से फेमस हुआ था। तो इस प्रकार ये तीनों जो मुगल बादशाह हैं, जहांदार शाह, फर्रुखासियर और मोहम्मद शाह, ये मुगल वंश के हैं। बलबन इसका सही उत्तर है। बलबन मुगल वंश का नहीं था। ये बलबन जो शासक हुआ है वो गुलाम वंश का था। गुलाम वंश का शासक था ये बलबन। और इसका जो कार्यकाल है वो 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा था। बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही की उपाधि से नवाजा था। जिल्ले इलाही की उपाधि से नवाजा था। इसने शासन को सही तरह से चलाने के लिए रक्त एवं लौह राजत्व का सिद्धांत अपनाया था। इसने चालीसा का दमन किया था, जो तुर्कान ए चहलगानी जिसका गठन इल्तुतमिश के समय किया गया था, जिसे चालीसा के नाम से फेमस था। इसका दमन बलबन ने किया था। इसके अलावा सिजदा, पैबोस, नवरोज का त्यौहार जैसी परंपराएं बलबन ने चलाई। बलबन ही गुलाम वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बलबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? स्टूडेंट्स, रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जाके अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है। अर्थात अभी जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली, अप्रैल मई में काटे जाने वाली सरसों, गेहूं, धान, जौ, इनमें से जौ, गेहूं, धान, सरसों जो है ये रबी की फसल है, जबकि धान खरीफ की फसल है। सही उत्तर है धान। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स,
वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है उसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर अर्थात विकल्प ए, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है क्षोभ मंडल के बाद वो स्ट्रेटोस्फियर होता है। स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल। और एक्सोस्फियर होता है सबसे बाहर वाला होता है, सबसे ऊपर वाला। मीसोस्फियर ये तीसरे नंबर का होता है और ये चौथे नंबर की जो परत होती है वो आयनोस्फियर होती है। इस प्रकार से 5 परतें हमारे वायुमंडल में हैं। पहली क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल और अंत में बहिर्मंडल। इन्हीं को अंग्रेजी में क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मध्य मंडल को मीसोस्फियर कहते हैं, आयनोस्फियर कहते हैं और सबसे बाहर वाली परत को एक्सोस्फियर कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम होता है ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? स्टूडेंट्स, रिंगवर्म नामक बीमारी कवक के कारण होती है, कवक से फैलने वाली बीमारी है। इसके अलावा वायरस के बारे में बता दें आपको, वायरस अर्थात विषाणु, विषाणु से जो बीमारी होती हैं उनमें मुख्यतः एड्स है, जुकाम है, पोलियो है, रेबीज है, हर्पीज है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ये वायरस की होने वाली डिसीज़ हैं। बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाली मुख्य बीमारियां हैं, वो हैजा है, टीबी है, कुकुर खांसी है, प्लेग है। इस प्रकार की बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती हैं। मक्खियां से जो बीमारियां होती हैं, मक्खियां जो है जीवाणुओं की वाहक होती हैं, मक्खियां जीवाणुओं की वाहक होती हैं और रोगों को फैलाने के लिए रोगाणुओं को इधर उधर फैलाती हैं ये। तो रिंगवर्म नामक बीमारी का सही उत्तर है कवक। अगला प्रश्न है, मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है आम। आम का ये वैज्ञानिक नाम है। जबकि अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सीडियम ग्वायवा, सीडियम। स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये होता है अमरूद का। इसके अलावा आंवला का जो होता है वो होता है रिवीस युवा क्रिस्पा, ये आंवला का वैज्ञानिक नाम है। और कटहल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है आर्टोकॉर्पस, आर्टोकॉर्पस हेट्रोफिलस, हेट्रोफिलस, ये होता है कटहल का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं मेंडलीफ। इसके अलावा फैराडे के बारे में बात करें तो फैराडे ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज की और गति विषयक नियम बताए। साथ में एक बहुत ही फेमस पुस्तक न्यूटन की प्रिंसिपिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक न्यूटन ने दी है, प्रिंसिपिया नाम की। आइंस्टीन के बारे में सभी जानते हैं, आइंस्टीन को तो बुद्धि का प्रतीक बना दिया गया है और इन्होंने द्रव्य ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर का फार्मूला दिया इन्होंने। साथ ही सापेक्षता का सिद्धांत किया और इन्हें प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? स्टूडेंट्स बता दें, बृहदेश्वर मंदिर बनवाने वाले राजा चोल वंश का राजा राजराज प्रथम था, जिसने 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। बहुत चोल वंश का शक्तिशाली राजा रहा है और इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजावुर में करवाया है। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर हो जाता है? अर्थात
सीधी भाषा में समझिए, प्रश्न ये है कि किसने ये नियम बताया है कि बुरी मुद्रा के आने पर अच्छी मुद्रा का प्रचलन बाहर हो जाता है। इसके ये नियम देने वाले हैं ग्रेशम। ग्रेशम ने यह सिद्धांत दिया है यदि मार्केट में बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा के प्रचलन होने से अच्छी मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाती है। ये गिफिन का नियम है, ग्रेशम का नियम, सॉरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बारे में निम्न में से कौन सी बात गलत है? गलत बात कौन सी है? पहला देखते हैं, यह सबसे घना ग्रह है। ये तो सही बात है क्योंकि पृथ्वी का औसत माध्य घनत्व सर्वाधिक है। औसत माध्य घनत्व सर्वाधिक है सभी ग्रहों में, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, यह सूर्य से यह सबसे बड़ा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह भी बात सही है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा विकल्प है, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह भी बात सही है। और अंतिम विकल्प है, यह सबसे गर्म ग्रह है। यही बात सही नहीं है। पृथ्वी के बारे में यही बात गलत है। पृथ्वी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी को तो नीला ग्रह कहा जाता है, यह गर्म ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? स्टूडेंट्स, चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। अहमदनगर की शासिका थी जो 1550 से 1599 तक का इसका समय रहा है। अर्थात इतना ये जन्म और मृत्यु की डेट है इसकी। और ये जो अहमदनगर पर जो आक्रमण हुआ है अकबर का, उसके लिए फेमस हुई थी। तो सही उत्तर है अहमदनगर। अगला प्रश्न है, एक रंग विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स, ये थे दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति, दक्षिण अफ्रीका देश, अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका, उनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच जो रंग का भेदभाव था उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था। और उस आंदोलन के दौरान ही इनको कारागार में बंद कर दिया गया था और 27 वर्षों तक जेल में रहे। जेल से 27 वर्षों जेल से आने के बाद 1990 में ये बाहर आते हैं और तभी ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बनते हैं। और 1990 में ही भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया था। भारत रत्न प्राप्त हैं ये नेल्सन मंडेला, जो 1990 में इन्होंने पाया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इनको निशान पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, किसके वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं? स्टूडेंट्स, सही उत्तर है चंद्रमा। चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसमें जबकि भूकंप की बात करें तो भूकंप का जो अध्ययन है वो सीज्मोलॉजी में किया जाता है। सीज्मोलॉजी में किया जाता है। सूर्य का अध्ययन है वो हेलियोलॉजी में किया जाता है। हेलियोलॉजी में किया जाता है। इसके अलावा समुद्र विज्ञान है वो मरीन साइंस होती है या ओशिनोलॉजी भी कहते हैं। ओशिनोलॉजी में समुद्र विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो सेलेनोलॉजी का सही उत्तर है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर उपकरण किसके मापन के लिए है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है रक्तदाब। ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर, जबकि वायुदाब मापी यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर के बारे में 3 बातें आपको बता दें। पहली बात ये होती है, बैरोमीटर का जो रीडिंग होती है वो अचानक अगर नीचे आती है तो मौसम आंधी तूफान का होता है। बैरोमीटर की रीडिंग अचानक नीचे आ जाए, गिर जाए तो समझ लीजिए आंधी तूफान का संकेत है। अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, दूसरी कंडीशन, अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो फिर समझिए वर्षा की संभावना है। और अगर
सही तरह से आराम से धीरे धीरे बढ़ रहा है, रीडिंग बढ़ रहा है, तो वायु दाब रीडिंग बढ़ने से, धीरे से बढ़ने से पता लगता है कि मौसम साफ रहेगा। ये 3 रीडिंग्स, 3 चीज़ें, 3 कंडीशन जो वायु दाब मापी के उसमें आती हैं बैरोमीटर के। अगला है तापमापी। तापमापी तो सभी जानते हैं, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर होता है। और उच्च तापमापी जो होता है वो पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर ये उच्च तापमापी होता है, ऊंचे तापमान को मापने के लिए ये हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त है चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त, इसी को मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। मेरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा प्यूर्टो रिको गर्त ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। सुंडा गर्त या जावा गर्त भी कहते हैं इसको, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। क्यूराइल गर्त ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। सही उत्तर है 8, किंतु वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में 12 हैं, 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। पहली अनुसूची जो 9वीं अनुसूची थी वो संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ी गई, जो भूमि सुधार संबंधी नियमों के तहत इसको शामिल किया गया है। इसके बाद दूसरी है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। ये जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। ये दल बदल कानून के तहत इसको दिया गया है। 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1993 में, और ये पंचायती राज से संबंधित है। जबकि 12वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें नगर पंचायतों के बारे में प्रावधान है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसी के बाद निर्वाचित होने की योग्यता पूरी कर पाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो और विकल्प दिए हैं उनके बारे में बता देते हैं। 25 साल की आयु पूरी करना आवश्यक है लोकसभा सदस्य के लिए और विधानसभा सदस्य के लिए, दोनों चीज़ याद रखना है। 35 वर्ष की आयु पूरा करके जिन पदों पर निर्वाचित किया जा सकता है वो हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन पदों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। जबकि पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी स्तर पर पंचायत चुनाव लड़ना है, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पंचायतें हो, उनमें 21 वर्ष का उम्र पूरी होनी चाहिए, तो आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर जानकारी अच्छे से मिल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न में से कौन सा पद उल्लिखित नहीं है? स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पद का उल्लेख है, पंथ निरपेक्ष पद का उल्लेख है, बंधुता पद का उल्लेख है, साम्यवादी शब्द का पद का उल्लेख उद्देशिका में नहीं है। सही उत्तर है साम्यवादी। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? स्टूडेंट्स, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में की गई थी। यह दुनिया का पहला प्रमाणित राष्ट्रीय पार्क है। यह विश्व का पहला प्रमाणित राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, येलोस्टोन पार्क, यूएसए अर्थात अमेरिका। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा एक एथलीटों को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ग्लूकोज। एथलीटों को त्वरित ऑन स्पॉट ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज दिए जाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है स्टीरियो का आविष्कार किसने किया? स्टीरियो का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है एलन ब्लूमलीन। सही उत्तर है एलन ब्लूमलीन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं? स्टूडेंट्स, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने यह सिद्ध किया था कि पेड़ों में प्राण होते हैं, पेड़ भी गतिविधि करते हैं। जगदीश चंद्र बसु, JC बसु, ये बंगाली मूल के भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया और उसके लिए एक यंत्र भी बनाया जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो सही उत्तर होता है जगदीश चंद्र बसु ने। जबकि इसमें दिए गए एक मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आनुवांशिकी के पिता इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है पैंथरा पार्डस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है तेंदुआ। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा पार्डस। ये स्टूडेंट्स, ये जो दिए गए हैं विकल्प, ये बिल्ली के कुल के जानवर हैं। इनमें चीता का अगर बात करें, चीता का जो नाम है वो है एसिनोनिक्स जुवेटस। एसिनोनिक्स जुबेट्स, ये चीता का वैज्ञानिक नाम है। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथरा टाइग्रिस। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। और सिंह का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथरा लियो। ये आप नोट्स बना सकते हैं, इसके नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? स्टूडेंट्स, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये फैले हुए हैं और यहाँ पर हिंदू व जैन धर्म के स्मारक हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा और बता दें आपको कि ये जो खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं वो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे, जिनमें से एक शासक हुआ है विद्याधर, जिसने बहुत ही फेमस कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? आंसर होगा खजुराहो में, मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनवाया, उसमें भी विद्याधर ने ये बनवाया। यहाँ पर लगभग बताते हैं 85 मंदिरों का निर्माण किया गया, इसमें लगभग 25 मंदिर अभी भी शेष हैं। बहुत ही सुंदर स्मारक ये बने हुए हैं यहाँ पे। अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? स्टूडेंट्स, क्योटो एक जापान का एक शहर है। यहाँ पर वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में, और उस 97 में वायुमंडल में CO2 जो गर्मी बढ़ाने की, वैश्विक तापन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा अन्य सभी ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर विचार किया गया था। तो सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का प्रोटोकॉल इसमें हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल में। तो सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। अर्थात ग्रीन हाउस का मतलब है ग्रीन हाउस गैसें जो गैसें वायुमंडल में तापमान बढ़ाती हैं, उनको कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। स्टूडेंट्स, अगर जानकारी अच्छे से मिल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।